प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ रहे थे बेटा, और यह क्लास आगे के लिए अब वर्णमाला संबंधित 20-22 क्लासें हो चुकी हैं बेटा, और अब अगली क्लास होगी। एक एक चीज़ों को पढ़ाए बिना बेटा क्लास इंड नहीं होगी। थोड़ा तो समय लगता है, लेकिन फिर कहीं आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है बेटा, और आगे की कड़ी हम लोग देखेंगे बेटा। वर्णमाला में वर्णमाला के संबंध में विशेष बातें हम लोग कर रहे थे बाबू। वर्णमाला के संबंध में विशेष बातें हम लोग कर रहे थे, आज उसी कड़ी में आगे चलेंगे। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में लिखेंगे बेटा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने केंद्रीय हिंदी लिखेंगे बेटा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी व्यंजनों की संख्या बाबू हिंदी व्यंजनों की संख्या 35 मानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा है बेटा। पूछा गया प्रश्न है 2019 की परीक्षा, कोई एग्जाम था बेटा, माइंड में नहीं है, उसमें पूछा गया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है। तो विकल्प में था बेटा 41, 52, 35, ऐसे। तो कैसे 35 है बेटा बाबू? मूल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या ध्यानपूर्वक क्लास पढ़ें बेटा, मजा आ जाएगी। कोई भी प्रश्नोत्तरी हल करें लेकर के। मूल व्यंजनों की संख्या होती है बेटा 33 और प्लस 2 द्विगुणी को इन्होंने जोड़ लिया बेटा, अब यह संख्या हो गई 35। एक ही ऐसा स्थान है बेटा जहां पे द्विगुणियों को जोड़ा हुआ दिखाया गया बाबू। तो 33 मूल व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, 25 4 29, 29 4 33। लेकिन इन दो व्यंजनों को और जोड़ लिया, द्विगुणी संख्या कितनी हो गई? 35। लेकिन अब घटना क्या घटी? जब और ए जुड़ गया बेटा और एक संख्या यह और हो गई, मूल व्यंजनों में एक संख्या और हो गई, तो अब इसकी बढ़ करके 35 प्लस 1 बराबर कितनी हो गई बेटा? 36। अगर बेटा 35 विकल्प न हो तो 36 का चुनाव करें। 35 और 36 होने पर 36 माना जाएगा। समझ पाए? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी व्यंजनों की संख्या, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी बताई बेटा? 35 मानी है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 प्लस 2 द्विगुणी मिलाकर के 35 तो यह थे। लेकिन अभी यह जो जोड़ा गया बेटा आपका विशिष्ट व्यंजन, ये जो आपका विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया बेटा, ये एक संख्या और बढ़ा दिया, तो अब कितने हो गए बेटा? ये बढ़ करके केंद्रीय हिंदी निर्देशालय हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी मान लिया बेटा? 36। समझ पाए बाबू? अच्छा, अब चलते हैं बाबू। नुक्ता का प्रारंभ, ध्यान देंगे बेटा, नुक्ता का प्रारंभ बाबू, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या? अगर नुक्ता लगा तो अर्थ क्या होगा, और नुक्ता हटा तो क्या अर्थ होगा? दोनों का अर्थ बाबू अलग अलग है। अच्छा, हम देखते हैं बेटा नुक्ता का प्रारंभ किसने किया। तो लिखेंगे नुक्ता का प्रारंभ बेटा शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। हिंद ने किया बाबू। समय लगेगी, थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपके विचार बेटा।
नुक्ता का प्रारंभ शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। बाबू जरा हिंदी में नुक्ता का देखो कैसे लगेगा। जैसे मैं कोई व्यंजन ले लेता हूं, यह व्यंजन हमने ले लिया बेटा, और यह व्यंजन देखते हैं हम बाबू, एक नुक्ता आपका लगता है ये, यहाँ हो गया। एक हिंदी में जैसे यह ले लिए, एक नुक्ता लग गया यहाँ, एक यह ले लिए बेटा, नुक्ता लग गया यहाँ, एक द्विगुणी ले लिए बेटा, नुक्ता लग गया यहाँ। ऐसी स्थिति में हम यह देखेंगे कि नुक्ता हिंदी में कितने प्रकार से लग सकते हैं बेटा। ये 4 प्रकार हैं बाबू। एक, किसी भी व्यंजन वर्ण के, किसी भी व्यंजन वर्ण के बाएं तरफ, दाएं तरफ, नीचे और ऊपर, ये है बेटा। हेलो, हाँ ठीक ठीक। अच्छा बाबू ध्यान देंगे, ये तो 4 स्थितियां रही आपकी कि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाएं, व्यंजन वर्ण के दाएं, व्यंजन वर्ण के नीचे और व्यंजन वर्ण के ऊपर। याद रखेंगे, नुक्ता का प्रचलन किसने दिया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अच्छा बाबू यह देखेंगे हम लोग कि नुक्ता का प्रारंभ शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया, और यह 4 तरह से लगते हैं बेटा। अब हम इसको देखेंगे जरा। जैसे आपने एक लिख दिया बाबू, यहाँ पर एक शब्द लिख दिया आपने खाना, और एक आपने लिख दिया बेटा खाना। एक नुक्ता सहित हो गया, एक नुक्ता रहित हो गया। अगर बेटा नुक्ता सहित है खाना तो ये हो जाएगा स्थान, और यह खाने के लिए एक शब्द प्रयोग आप कर देंगे बेटा क्रिया। एक है, यह क्या है? क्रिया। खाना क्रिया है बेटा। ईटा टीटे नहीं अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप, वही चीज़ खाना बेटा। जैसे आपने लिख दिया बेटा बेगम, बेगम, फिर आपने लिख दिया बेटा बेगम। अब यहाँ देखो ये नुक्ता वाला है बेटा। अब जब नुक्ता वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा बेगम। नुक्ता वाले में लिखेंगे बेटा बिना गम के, बिना गम के। और बेगम माने ये हो जाएगा बेटा आपका बी वी। ये शुद्ध से में पूछा जाने वाला शब्द बेटा बी वी। बाबू याद रखना कि बीवी तुर्की भाषा का शब्द है। साथ दीजिए दोस्तों, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डची, यूनानी, जापानी, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं के शब्द आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ऐसी भावनाओं से, ऐसे ढंग से बताया जाएगा कि पढ़ना नहीं पड़ेगा बेटा। जिस एग्ज़ाम में आपके विदेशी शब्द आएंगे उसको आप क्षण मात्र में करेंगे, क्षण मात्र में करेंगे। ऐसा हमने उसको बनाया है बेटा। जैसे कोई पूछ दिया अदालत किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द है बेटा। तराजू अरबी भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है, वकील अरबी भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है, नहर अरबी भाषा का शब्द है, नकल अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे ऐसे 1600 शब्द मुझे याद हैं बेटा। मैं तो आपको क्षण भर में याद कराऊंगा। अदालत, यहीं से कार्यक्रम शुरू होगा बेटा। एक शब्द के ऊपर हम आपको 250-300 शब्द याद करवाएंगे। केवल एक शब्द अदालत याद करो। आओ दो लड़ो और तबाह हो जाओ, इसका नाम है बेटा अदालत। आओ दो लड़ो और तबाह हो जाओ। अदालत के संबंध में कवि ने क्या कहा है? भले मार बेटा तू बीवी के खैहा, मगर हमरे बेटा कचहरी न जइहा। भले मार बेटा तू बीवी के खैहा,
मगर हमरे बेटा कचहरी न जइहा। कचहरी ये बेवा की तन देखती है, कहाँ से खुली है बटन देखती है। भले मार बेटा तू बीवी क खइहा, मगर हमरे बेटा कचहरी न जइहा। बेटा अदालत वो चीज़ है, नहीं जाना चाहिए बेटा। यह बताती कि आओ दो लड़ो और तबाह हो जाओ, रिजल्ट वही आता है बेटा जो आप चाहते हैं जिस पार्टी से। तो बाबू क्षण भर में याद होगा, बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से। अच्छा देखो बेटा, बेगम है बिना गम के, बेगम बीवी, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द नो बीबी वीबी बीबी बीबी। हमारे गुरुजी ने बताया था, बहुत हंसी आती है, कहने लायक शब्द नहीं। आगे हम चलते हैं बेटा, बीवी आगे चलते हैं बाबू। और शब्द हम लिख सकते हैं, लिखा गया है जरा, एक शब्द ये बेटा जरा, और एक क्या है जरा। अब ये शब्द बेटा एक जरा है मतलब थोड़ा, और इस जरा का मतलब बेटा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था गाना में था ना, पासो आने लगे जरा जरा, कौन जरा है ही कि है ही, गड़बड़ाज बेटा। जरा जरा यानी जब प्रेशर पड़ेगा बेटा जिस वर्ण पर, व्यंजन पर, वहां नुक्ता लग जाएगा। जरा जरा, अब देखो वहां प्रेशर है, जरा जरा माने धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा। और ये जरा, ये सिंपल पड़ गया जरा। बाबू इस पर दबाव होता है जहां पे ये है, जैसे आजाद आपने लिखा, आपने लिखा आजाद, आजाद, यहां देखो सॉरी बेटा, आजाद, तो आजाद यहाँ पे नुक्ता लगा बेटा, ए जडे डी। अब यहाँ लगा जैसे आजमगढ़, जब पे नुक्ता रहेगा ए जडे एम, तो नुक्ता लगा तो स्पेलिंग जट हो जाएगी, नुक्ता है। और नुक्ता बेटा दबाव पड़ता है, समझ पाए बेटा। तो नुक्ता का प्रारंभ किसने किया बेटा? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। 4 तरह से नुक्ता लगता है बेटा। इसको अरबी फारसी का नुक्ता कहेंगे बेटा, अरबी फारसी का नुक्ता। इसको क्या कहेंगे बेटा? अरबी फारसी का नुक्ता। अब इसको क्या कहेंगे बेटा? पंचमाक्षर का नुक्ता, पंचमाक्षर वाला हो गया। इसको द्विगुड़ी का नुक्ता, उच्छिष्ट व्यंजन वाला बेटा, द्विगुड़ी वाला। इसको क्या कहेंगे बेटा? अनुस्वार, अनुस्वार नुक्ता। बात समझ पाए बेटा? ये 4 तरह से नुक्ता लगते हैं बाबू। तो नुक्ता का प्रचलन किसने किया बेटा? शिव प्रसाद सितारे हिंद। और नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, मतलब खुदा जुदा हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा? कि अगर नुक्ता लगा तो अर्थ कुछ और नुक्ता हटा तो अर्थ कुछ और। ठीक बाबू, चलते हम लोग अगली कड़ी में। लिपि सुधार आयोग, लिपि सुधार आयोग, सब महत्वपूर्ण बातें हैं बेटा। लिपि सुधार आयोग की वर्तमान मान्यता के अनुसार वर्तमान मान्यता के अनुसार वर्तमान मान्यता के अनुसार क्षत्रज्ञस्र क्षत्रज्ञस्र को छोड़कर से सभी संयुक्ताक्षर से सभी संयुक्ताक्षर से सभी संयुक्ताक्षर को अलग अलग लिखना चाहिए।
अलग अलग लिखना चाहिए। जैसे बेटा क्षमा आपको लिखना है तो ऐसे लिखिए, आप इस तरह आप न लिखिए, इसको आप अलग नहीं लिख सकते। अब जैसे बेटा ज्ञान ऐसे लिखिए आप, उसके बाद त्रिशूल ऐसे लिखिए आप। लेकिन बाबू विद्वान को ऐसे ना लिखें। विदेशियों को पढ़ने में बहुत समस्याएं होती थी बेटा, और इसलिए व्याकरणाचार्यों ने, लिपि सुधार आयोग ने इसको क्या किया कि इतने को ही आप ऐसे लिखें, श्रीमान, इतने को ही लिखें, लेकिन बाकी संयुक्त अक्षरों को ऐसे लिखें, इस तरह बेटा। बाकी संयुक्त अक्षर को इस तरह लिखें बेटा। ये भी संयुक्ताक्षर हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर की श्रेणियों में इन्हीं चार को रखा गया, छत्र, ज्ञ और श्रय। इसकी मैंने बहुत अच्छी क्लास लिया था बेटा, कि जब दो व्यंजन, जब दो या दो से अधिक, ऐसी परिभाषा थी, जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? संयुक्ताक्षर। बात याद है बेटा? पिछली क्लास में आप देखिएगा, उसको रिपीट करके। अगर बेटा जैसे चिन्ह लिखना है तो ऐसे लिखते थे लोग, ऐसे लिखते थे चिन्ह, लेकिन अब ऐसे नहीं रहेगा। अब कैसा हो गया बेटा? आपको चिन्ह ऐसे लिखना है, इस तरह, चिहर, चिहर। कामता प्रसाद गुरु ने चिन्हों की संख्या कितनी बताई बेटा? 20। बहुत सुपर बेटा है। विराम चिन्ह, हर एक चीज़ों में विराम का होना अति आवश्यक है बेटा, किसी भी कार्य में। उसी तरह हमारे काव्य में भी विराम चिन्ह है। जिंदगी एक है सेंटेंस, इसे अपने आप समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कामा, मृत्यु को बेधड़क पुलिस स्टॉप समझो। तो कवि ने कहा है बहुत अच्छा बेटा, विराम चिन्ह जब हम पढ़ाएं, कामता प्रसाद गुरु ने 20 माना है बेटा, तो बहुत अच्छे से बताया जाएगा बाबू। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, फिर चलते हैं हम लोग को बेटा विकसित स्वर कहते हैं। अंग को विकसित स्वर कहते हैं। विकसित स्वर कहते हैं बेटा। इसकी उत्पत्ति संस्कृत वर्णमाला से संस्कृत वर्णमाला से बेटा हुई है। संस्कृत वर्णमाला से बेटा हुई है। फिर लिखेंगे इसे हिंदी स्वर भी कहते हैं। इसे हिंदी स्वर भी कहते हैं। बाबू ध्यान देंगे जरा, यह देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो आपका लिखा गया बेटा अंग, संस्कृत में यह था बेटा, इसी से इसको विकसित किया गया बेटा अंग। और यह शब्द जहाँ लगा बेटा, वे शब्द तद्भव होंगे। क्या होंगे बेटा? तद्भव, क्योंकि यह हिंदी का एकमात्र स्वर है। हिंदी का एकमात्र स्वर है बेटा, इस बात को जानेंगे। हिंदी का एकमात्र स्वर है बेटा, जिसका नाम है अंग। और इसका लगा हुआ प्रत्येक शब्द क्या हो जाएगा बेटा? तद्भव हो जाएगा। तद्भव तत्सम की क्लास चलेगी बेटा, बहुत सुपर। आपको कुछ ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। क्लास का ध्येय ही कि लोग पढ़ाते हैं, हम याद कराते हैं। ध्यान देंगे बेटा, इसी का विकसित रूप है। तो अंग को विकसित स्वर कहते हैं बेटा। देखो विकसित व्यंजन अढ़ अढ़, उनके बोलते समय पहले में स्वर लगा दे। ड ढ वो तो वर्णमाला के हो गए बेटा। अढ़ अढ़, अरे आप जब वह पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र, क्या उसमें द्विगुणी है क्या? अगर द्विगुणी रहते तो आचार्य पाणि छोड़ते उसको, उसमें द्विगुणी नहीं कहीं है। इसका मतलब कि द्विगुणी संस्कृत के है या नहीं है? तो संस्कृत में कौन से हैं?
आई उड़री री कय ओंग आयो चहय वरटलन यमंगड़नम झभाई घड़ दस जब गड़ दस खप छटत चटत व कपय ससरहल। दुगुड़ी ना होन बेटा। तो जो हिंदिया में आयल हों, जो संस्कृतिया से आए हैं, वो तो संस्कृत वाले ही व्यंजन हैं, लेकिन हिंदी व्याकरणाचार्यों का ना हम आजमगढ़ हफन कैसे लिखब, हमारा वाला व्यंजना छोड़ ही दिला। हाँ, सबसे टॉप जिला हमारा आजमगढ़ हमारा छोड़ ही देते हुआ, हम कैसे लिखा हुआ आजमगढ़ में। तो दुगुड़ी व्यंजन व्याकरणाचार्य बना लिए, पढ़ना लिखे बोलते कैसे लिखबा, यही है। तो दुगुड़ी हिंदी के व्यंजन है, उन्हीं को विकसित व्यंजन कहा गया। ये विकसित स्वर है। तो हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में जो होगा, आप पूछा जाएगा कि वर्णों की संख्या कितनी होगी, तब 3 बताना है आपको। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वो तो 53 हो गई अब। लेकिन हिंदी वाले व्यंजन 2 हैं, दुगुड़ी वही बेटा, और बाकी तो संस्कृत से लेकर के यहाँ पे रख दिए गए बेटा। अच्छा, आप समझते हैं बेटा, ये विकसित स्वर हैं बाबू ने, और विकसित व्यंजन हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान गए होंगे बेटा। अच्छा, आगे चलेंगे बाबू। वर्ण के भेद अगर पूछता है कोई, बताएगा बेटा वर्ण के भेद कितने होते हैं बेटा? हमने बताया था वर्ण 2 ही होता है, एक गोरा होगा एक काला। तो हमारे भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। हमने बताया था ना, हमरे ही वर्णवा में 2 ही भेदवा हो, एगो स्वर एगो व्यंजन हो, बताया गया था बेटा ना। वर्ण के कितने भेद बताया गया? 2। कौन कौन बेटा? एक क्या हो गया? स्वर, और दूसरा क्या हो गया बेटा? व्यंजन। दूसरा क्या हो गया बेटा? व्यंजन। ये 2 हैं बेटा, एक स्वर और एक व्यंजन। कोई पूछेगा वर्ण के कितने भेद बताए गए? 2। लेकिन कोई पूछ दिया बेटा स्वर के भेद, कोई पूछ दिया बेटा स्वर के कितने भेद बेटा? 2। कौन कौन बेटा? हिंदी में बाबू, एक है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है बेटा दीर्घ स्वर। एक है बाबू ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ये बहुत बारीक बारीक प्रश्न है बेटा। फिर उसके बाद प्रश्न पूछेगा आपसे व्यंजन के भेद।